लेकिन आप एक चीज़ देखो, उन दलितों ने किसी के साथ हिंसा नहीं करी, मारपीट नहीं हुई। ये देखो, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से रोक रहे हैं। हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया, का जो काफिला जा रहा था उसे रोका। ये लोग क्या करते हैं, ये घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देंगे और मारेंगे भी, ये मूछ भी नहीं रखने देंगे, जान से भी मारेंगे। ये बारात में हमें डीजे भी नहीं बजाने देंगे और जान से भी मारेंगे। ये हमें खाट पे भी नहीं बैठने देंगे, कुर्सी पे भी नहीं बैठने देंगे, अपने मटके से पानी भी नहीं पीने देंगे और हमारी लिंचिंग भी करेंगे। जो ये एटा में हुआ, ये सही हुआ आपको लगता है? बिल्कुल सही हुआ। इनको सबक सिखाना ज़रूरी है कि जब आप बाबा साहब के लिए शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हो, जो बाबा साहब हम लोगों के मसीहा रहे, दलित पिछड़ों के मसीहा रहे, मुझसे तो कई यादव समाज के लोग बोलने लग गए हैं कि तुम ज़्यादा जो है संविधान की बात मत करो। और ये यादव समाज के लोग कौन है जो नए नए मनवादी बने हैं? जब भी कोई दलित और पिछड़ा आदिवासी इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, रिटन तो वो अपनी योग्यता से निकाल लेता है, लेकिन इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं वो पैनलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दलित पिछड़े और आदिवासी कैंडिडेट को कितने नंबर देगा। दस्तावेज उसके सामने होता है जिसमें वो जाति देख लेता है, और जो इंटरव्यू पैनल में व्यक्ति बैठे हैं ज़्यादातर वो सवर्ण, मनवादी और आरएसएस विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। अभी हमने यूपीएससी की एक रिजल्ट की लिस्ट देखी है जिसमें रिटन में एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के नंबर ज़्यादा, और इंटरव्यू में उन्हें 200 में से 120, 115, 125 नंबर दिए गए हैं। और वहीं सवर्ण बच्चे जिनके रिटन में एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चों से नंबर कम है, उनको इंटरव्यू में 180, 190 दिए। तो इसे हम मनवाद कहेंगे। और राहुल जी ने चूँकि इसको मनवाद की श्रेणी में जोड़ा है, और ये चीज़ चल रही है बहुत पहले से। इसका शिकार आप भी हुए होंगे अपने विद्यार्थी जीवन में, हम भी हुए हैं। लेकिन ये वाकई नया मनवाद है। और इससे होता क्या है कि जब भी 3 बार किसी पोस्ट को एनएफएस कर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सवर्ण के हिस्से में चली जाती है और वो सीट ओपन कैटेगरी में आ जाती है। तो कह सकते हैं मनुवाद क्यों कहा रहा हुआ है? मनुवाद होता है श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ। मनुवाद ये कहता है कि मैं जो करूँगा वो सही है। मनु ने अपनी जो स्मृति लिखी थी उसमें क्या लिखा था कि शूद्र को तो कड़े से कड़ा दंड है, लेकिन अगर ब्राह्मण कोई भी अपराध कर देगा तो उसे सज़ा नहीं होगी। ब्राह्मण अगर हत्या भी कर देगा तब भी उसे सज़ा नहीं होगी। तो इस भाव को हम कहते हैं श्रेष्ठता का भाव। चूँकि मनु ने इस स्मृति को लिखा है तो इसलिए हम इसे मनुवाद कह देते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समर्थन करने वाले हैं उन लोगों को हम मनुवादी या ब्राह्मणवादी या आरएसएस वादी विचारधारा का कहते हैं। अब चूँकि आरएसएस ने हमेशा मनु स्मृति का समर्थन किया है, आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया, देश के तिरंगे झंडे का विरोध किया। अभी भी आप देखो, नागपुर में कोई रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ अभी भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। और आरएसएस हमेशा तिरंगे का विरोध करता रहा। आरएसएस के लोगों ने समय समय पर संविधान को जलाने का काम किया। अगर आप ग्वालियर की बात देखें तो ग्वालियर में अभी भी वही आरएसएस के लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ नहीं स्थापित होने दे रहे हैं। और वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने जयपुर में मनु की स्मृति यानी कि मनु की जो मूर्ति है वो वहाँ स्थापित कर दी है। और निश्चित तौर पे जो ये मुद्दा इस समय चल रहा है दलित शोषित वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जाति जनगणना के लिए, तो इसमें हम एक बात और कहना चाहते हैं सभी बहुजन साथियों से कि हमें यहाँ पर सिर्फ जाति जनगणना करवा के ही नहीं रुकना है। हमें निजी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं जिनके मालिक सवर्ण हैं उनसे भी जनसंख्या के अनुपात में अधिकार लेना है, यानी कि वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल 15(5) के तहत जो निजी संस्थान हैं, जो निजी इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एक तरीका के आरक्षण पर हमला है क्या ये एनएफएस जो है? एनएफएस आरक्षण पर और जो देश के संविधान में दलित पिछड़ों आदिवासियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पे हमला है। सीधा सीधा तो है बात, लेकिन अपनी पार्टी में जहाँ उनकी सरकार है, देखिए तेलंगाना में तो क्रिमिनल लागू कर दिया। देखिए तेलंगाना में ओबीसी का उन्होंने 40% से ज़्यादा आरक्षण लागू कर दिया है और उसको अब निजी क्षेत्रों में भी लागू करने की बात हो रही है। कर्नाटक में भी इसी तरीके से काम हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी जी के आपने स्पीचेस सुनी होंगी तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी, जहां बीजेपी और प्रधानमंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वहां राहुल गांधी जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी से पहले गलतियां हुई हैं।
जो हम एक संविधान की लाइन पे चल रहे थे, दलित पिछड़ों को अधिकार देने की लाइन पे चल रहे थे, तो 90 के दशक में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो उस लाइन को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे एक मनवाद कांग्रेस में भी हावी हुआ और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी 10 साल से ज़्यादा हो गया सत्ता से दूर है। और क्यों दूर है? क्योंकि जो दलित और अति पिछड़ा वोटर था वो कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता था। अब चूंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मीठी मीठी बातों में उनको फंसा लिया। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है। बोल रहे हैं आजकल पिछले कई सालों से, क्या जो कांग्रेस में ब्राह्मणवादी नेता हैं क्या वो पचा पाएंगे इन सब चीज़ों को? अंदर भी ड्रिफ्ट है। अभी हम लोगों की एक बैठक हुई थी और आपको बताएं CWC की मीटिंग में, हालांकि इंटरनल मामला है, लेकिन आपने जब इतनी बड़ी बात कही तो मैं आपको कहना चाहूँगा इंटरनल मामले में कि CWC की बैठक में सबसे कम तालियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हुई। तो आप समझ लो कि जो ये मनवादी व्यवस्था के व्यक्ति हैं जो हमारी पार्टी में भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं जो टीवी डिबेट में आकर बीजेपी को छक्के छुड़ाते हैं, उनको भी कष्ट है कि जातीय जनगणना हो गई तो हमारा क्या होगा। ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये संख्या में तो बहुत कम है, 5% 10% है, लेकिन 90% सीटों पे कब्जा जमाए बैठे हैं। आप मीडिया में देखो, मीडिया में कितने दलित पिछड़े हैं, कितने अच्छे एंकर दलित पिछड़े हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं देते हैं ये लोग। देखिए, अगर एक काबिल बच्चा, आप बताइए, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में पैदा हो और उसका IQ लेवल अगर 300 हो, आइंस्टीन का IQ लेवल हम कहते हैं 240 था, उसका अगर IQ लेवल 300 है तो क्या वो आइंस्टीन की तरह साइंटिस्ट बन पाएगा? हमारे देश में संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हमारे देश में सोशल रिफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि किसी भी प्रतिभा के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है, कारण मनुवाद। और यही वो बच्चा अगर स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित शहरों में, डेवलप्ड शहरों के किसी भी सामान्य गाँव के किसी भी सामान्य परिवार में पैदा हो तो वहाँ उसकी प्रतिभा के हिसाब से उसके साथ न्याय होगा। तो ये जो व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है, जो प्रतिभाओं को जाति देखकर, धर्म देखकर उनका दमन किया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, अगर एक बार जातीय जनगणना हो जाएगी तो निश्चित तौर पर दलित और शोषित वंचित समाज को इसका फायदा मिलेगा। क्या इस बयान के बाद NFS पे लगेगी, रोक लगेगी, कुछ इसमें? देखिए, इसके लिए भी आंदोलन होगा। बिना आंदोलन हुए तो काम नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने पिछले 29 जून को कहा था कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे और 1 साल नहीं हुआ, मोदी जी मजबूर हो गए। अगर विपक्ष, देखिए फॉर्मूला वही है, विपक्ष जब तक सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई नहीं लड़ेगा और एकजुट होकर एक मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक सत्ताधारी दल तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते रहेंगे। अब जातीय जनगणना संपूर्ण विपक्ष का मुद्दा है। इसके बाद अब ये अगर ये NFS मुद्दा संपूर्ण विपक्ष का मुद्दा बन गया तो इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, RSS को और जो मनवादी व्यवस्था में लोग बैठे हैं उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि संख्या तो हमारी है और मजे आप मारो, तो ये कहानी अब चलेगी नहीं। ये जैसे भी आपने भी जिक्र किया, बाबा साहब को लेकर आज वर्तमान स्थिति में बड़े, जैसे ग्वालियर हाई कोर्ट में हुआ है, उनकी मूर्ति कहीं टूट जाती है, हंगामा होता। अभी मामला आया एटा का कि वहाँ पर कुछ ठाकुर कलश यात्रा निकाल रहे थे तो जाटवों ने उनकी कलश यात्रा रोक दी और ये कहकर रोकी थी, आपने बाबा साहब की यात्रा रोकी तो हम तुम्हारी भी यात्रा रोक रहे हैं। टिट फॉर टैट, जिसे संस्कृत में कहते हैं सठे साठेम समाचरित, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्वक व्यवहार कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, उन दलितों ने किसी के साथ हिंसा नहीं करी, मारपीट नहीं हुई। ये देखो, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से रोक रहे हैं। हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया, का जो काफिला जा रहा था उसे रोका। ये लोग क्या करते हैं, ये घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देंगे और मारेंगे भी, ये मूछ भी नहीं रखने देंगे, जान से भी मारेंगे। ये बारात में हमें डीजे भी नहीं बजाने देंगे और जान से भी मारेंगे। ये हमें खाट पे भी नहीं बैठने देंगे, कुर्सी पे भी नहीं बैठने देंगे, अपने मटके से पानी भी नहीं पीने देंगे और हमारी लिंचिंग भी करेंगे। जो ये एटा में हुआ, ये सही हुआ आपको लगता है? बिल्कुल सही हुआ। इनको सबक सिखाना ज़रूरी है कि जब आप बाबा साहब के लिए शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हो, जो बाबा साहब हम लोगों के मसीहा रहे, दलित पिछड़ों के मसीहा रहे, मुझसे तो कई यादव समाज के लोग बोलने लग गए हैं कि तुम ज़्यादा जो है संविधान की बात मत करो। और ये यादव समाज के लोग कौन है जो नए नए मनवादी बने हैं?
अब क्या है कि संविधान की ताकत से उनको सरकारी नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई तो अब वो लोग मुख्य धारा में आ गए। तो अब वो संघर्ष भूल गए हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो किस तरीके से उनका संघर्ष रहा। उनको पढ़ने नहीं दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया और वो गुलामी करते थे। अभी भी पिछड़ी समाज की कुछ जातियां हैं वो ये तो द्वेष पैदा होगा ना समाज नहीं, में, क्यों द्वेष, क्यों द्वेष पैदा होगा? द्वेष, द्वेष तो तब पैदा होता जब कहीं हिंसा होती, शांतिपूर्ण तरीके से उनको रोका गया। और पत्थर लठ डंडे लेकर बैठे हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शासन प्रशासन तो वहाँ था, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रशासन के लोग वहाँ थे, पुलिस वहाँ थी। हम व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसे नहीं है कि रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर हमला कर दें और पुलिस देखती रह जाए। ये काम सवर्ण और मनवादी व्यवस्था के लोग ही करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश 2017 में सब्बीरपुर कांड हुआ था सहारनपुर में, वो देखिए एक अलग घटना थी। उधर बाबा साहब का भी काफिला निकल रहा था और महाराणा प्रताप का, और वो इरादतन की गई घटना थी। उसकी प्लांटिंग जो है वो पहले से बीजेपी ने कर रखी थी। वो मामला ऐसा था कि जो दलित समाज और सवर्ण समाज है उनका आपस में पहले से मनमुटाव चल रहा था, और उसको रूप ये दिया गया कि इस शोभा यात्रा के बहाने आपस में टकराव करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो टकराव करते तो पुलिस प्रशासन के लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। अब हो क्या रहा है कि जो आरएसएस के लोग हैं, चूँकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये लोग बड़ी चालाकी से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जातीय और धार्मिक एंगल बना लेते हैं। अगर किसी मुस्लिम से कोई विवाद है तो आपसे डायरेक्ट नहीं भिड़ेंगे, आपसे किसी जिहाद के नाम पर उस मुस्लिम समाज के व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसको लिंच करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सोशल मीडिया के वो लोग क्या चाहते हैं कि दलित हमेशा दीनहीन रहे, दलित हमेशा लाठी खाता रहे, दलित हमेशा शोषण सहता रहे। जैसे अभी किसान आंदोलन में मुझे संविधान से, बाबा साहब के संविधान से, फुले साहब के संघर्ष से, माँ सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से, ये बताइए कि अगर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इतना समता मूलक समाज के स्थापक हैं, सभी को मानने वाले हैं, सभी को समानता का अधिकार देने वाले हैं, तो फुले फिल्म का प्रीमियर प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं करवाया? क्यों इसको पूरे देश में टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का प्रचार पूरे देश में कर सकते हैं तो फुले का भी करो। बाबा साहब के ऊपर तमाम फिल्में बनी हैं, उनका प्रचार करो, उनको टैक्स फ्री करो। इन लोगों को जातीय व्यवस्था से दिक्कत है, जबकि जाति इन्होंने ही बनाई है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो जाति खत्म कर दो, रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दो। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों में सिर्फ 3 जातियां हैं जो सामाजिक न्याय के लिए बराबर लड़ती रही हैं। दलितों में जाटव सामाजिक रूप से अपना अधिकार लेने के लिए सजग रहा है। बाकी जो जातियां हैं वो लोगों के अंदर चेतना और जागरूकता का अभाव है। आदिवासियों में मीना समाज के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। इसी तरीके से पिछड़ों में यादव समाज के लोग, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, चाहे लालू यादव जी हों, शरद यादव जी हों, और ऐसे तमाम लोग हैं, बीपी मंडल साहब वो भी यादव समाज से आते हैं। इनके अंदर सामाजिक चेतना रही है, और इन लोगों के नेतृत्व में ही, जैसे बहन मायावती जी रही, बहन जी के नेतृत्व में दलित समाज आगे बढ़ा और उन्होंने संविधान में जो उनका हक था वो लिया। मान्यवर कांसीराम जी ने दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ाया। अब अगर बाकी जातियों के नेता बिक जाएं, रामविलास पासवान जी ने बाद में क्या किया, वो मंडल आयोग में उनका योगदान था लेकिन वो आरएसएस से जाके मिल गए। नीतीश कुमार जी आरएसएस की गोद में बैठ गए। ऐसी तमाम जातियों के नेता हैं जिनको सामाजिक संघर्ष करना था, लेकिन वो क्षणिक फायदे के लिए बीजेपी की गोद में बैठ गए। चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र देख लीजिए, जयंत चौधरी जी, क्या हुआ? अब वो बीजेपी के साथ है, जबकि सर्व समाज ने उनको समर्थन दिया था। जब वही बीजेपी की पुलिस इनको लाठियां मार रही थी तो हम उनके साथ खड़े थे, दलित समाज उनके साथ खड़ा था। लेकिन अब चौधरी साहब सामंतवादी हो गए हैं। तो जब आप सामाजिक न्याय के लिए बराबर लड़ते रहोगे तभी तो आपके समाज के अंदर चेतना आएगी। तो निश्चित तौर पे जो दलित समाज है उसमें जाटव सामाजिक चेतना है उसके अंदर, पिछड़ों में यादवों के अंदर है, और आदिवासियों में मीना समाज के अंदर।